वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्ये टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमध्य सागर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप अर्थात आइलैंड के विषय में, जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस जो द्वीप है यह आकार में तो छोटा है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो अवस्थिति है, वह जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक समय पर जो भी शक्ति रही है वह इस पर नियंत्रण स्थापित करती रही है। चाहे सिकंदर हो, चाहे ऑटोमन साम्राज्य हो, या फिर ब्रिटिश काल का जो उपनिवेश का दौर था वह हो, तो सबने इस पर क्या किया है, अपना नियंत्रण स्थापित किया है। समझेंगे आखिर जो छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र है, इसका जो विवाद है वह ऐतिहासिक रूप में कैसा दिखाई देता है और वर्तमान समय में यह विवाद किस रूप में उभर कर सामने आया है, जिसके वजह से पूरे विश्व में इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में एक छोटा सा एरिया दिखाया गया है, द्वीप दिखाया गया है, जहां पर लिखा है निकोसिया, जो कि साइप्रस की क्या है, राजधानी है। तो इसी साइप्रस के विषय में हमें बात करनी है, लेकिन कुछ देशों का जिक्र बार बार आएगा। वह पहला देश है तुर्की। इसकी जो लोकेशन है आप देख सकते हैं, इसके उत्तर में है। वहीं थोड़ा सा देखिए, एक उत्तर में और देश ग्रीस दिखाया गया है। पश्चिम में आइए, इजराइल दिखाया गया है, लेबनान दिखाया गया है, जॉर्डन दिखाया गया है, सीरिया दिखाया गया है। दक्षिण में आएंगे तो आपको इजिप्ट लिखा दिखाएगा। ये जो देशों का मैं नाम ले रहा हूं, इनका जिक्र आगे आने वाला। अब आपको पता है जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर का जो विस्तार है वह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में तो है ही है, साथ ही साथ यह क्या करता है, यहां से जो स्वेज नहर है वह कनेक्टिविटी प्रदान करती है। कहां के लिए? हिंद महासागर के लिए। स्वाभाविक है ये जो साइप्रस की जो लोकेशन है, इस पर जिसका नियंत्रण रहेगा वह क्या कर सकता है, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग को कंट्रोल कर सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक सत्ता इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। हम टॉपिक पर आए उससे पहले कुछ प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको आप देख लीजिए। जो साइप्रस है इसको देखिए, यहां पर एक रेंज दिखाया गया है जिसका नाम है किरीनिया रेंज। तो किरीनिया जो रेंज है, आप इसकी जो लोकेशन है ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर किरीनिया रेंज किस देश में है। वहीं पर दो माउंटेन्स यहां पर लिखे हुए हैं, देखिए एक लिखा होगा माउंटेन्स ओलंपस, इसको याद रखना है, और दूसरा माउंटेन्स लिखा है ट्रूडोस। तो माउंटेन जो ट्रूडोस है, ओलिम्पस है, इसको भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आप जो साइप्रस है इसको देखिए। जो साइप्रस है इसको चार भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। ये देखिए जो ग्रीन लाइन है ना, ये क्या करती है, डिवाइडेशन करती है उत्तर और दक्षिणी के साइप्रस में। ये जो उत्तर का साइप्रस है, इस पर जो है कि तुर्की अपना दावा करता है, और जो हम साइप्रस जिस देश का नाम लेते हैं वह मुख्य रूप से कौन सा है, दक्षिण वाला भाग है। अब जो साइप्रस की लोकेशन के आपने देख ली, तो इसकी जो राजधानी है वो निकोसिया है। तो निकोसिया को देखिए, एकदम ग्रीन लाइन पर इसको दिखाया गया है, अर्थात इसकी जो राजधानी है वो नॉर्थ और साउथ जो साइप्रस का जो एक अलग करने वाली रेखा है उसके मध्य भाग में। वहीं पर देखिए आपको यहां पर दो और कलर देखने को मिलेंगे। यहां पर है आपका एक ग्रीन, एक जो रेड कलर है, और दूसरा जो है कि नीला कलर है। यह जो दोनों क्षेत्र हैं, रेड वाला और नीला वाला, यहां पर क्या है, यूके का मिलिट्री अर्थात ब्रिटेन का क्या है, मिलिट्री बेस अभी भी है। ये चीजें आपने समझ ली। और इसके साथ साथ अब यहां पर एक जो है कि बरोसा क्षेत्र है, इसकी भी लोकेशन देख लीजिए। ये जो बरोसा है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये देखिए जो ग्रीन वाली लाइन है ना, ये जो पूरब में जहां पर नीली वाली लाइन के साथ मिल रही है, यहीं पर है। तो जब भी मैं बरोसा का जिक्र करूंगा, और इसका जिक्र बहुत बार आने वाला है, तो इसको याद रखिएगा कि ये कहां पर है। ये जो ग्रीन लाइन पूरब की ओर आ रही है, जहां पर खत्म हो रहा है, वहां पर इसकी लोकेशन है। तो जैसा कि हमने देखा, भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी जो है कि निकोसिया है। राजभाषा यहाँ की दो है, ग्रीक और तुर्की है। ग्रीक और तुर्की इस वजह से है क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो मुख्य रूप से एक तो अपने आप को ग्रीस से जोड़ती है, जिसका हमने लोकेशन देखा, और दूसरा तुर्की से अपने आप को जोड़ती है। यह जो भूमध्य
भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल इसका 9,250 वर्ग किलोमीटर है और ये भू राजनीतिक लिहाज से इसको 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। जो दक्षिणी भाग है उसी को साइप्रस गणराज्य के नाम से जाना जाता है और साइप्रस का लगभग 60% एरिया इसी में आता है। जो दक्षिणी भाग है ना, ये क्या है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य है और इसी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, अर्थात यहां पर जो सरकार है उसी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। जबकि उत्तरी जो साइप्रस वाला क्षेत्र है इसको जाना जाता है तुर्की साइप्रस के नाम से और इसको किसी भी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है सिवाय तुर्की को छोड़कर। तो जो उत्तरी वाला भाग है यह तो साइप्रस का 33% एरिया कवर करता है और इसे सिर्फ मान्यता प्राप्त है एक देश के रूप में तुर्की के द्वारा। पहले इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक देश के रूप में मानते थे, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से उन्होंने अपना मत वापस ले लिया और इस तरह से जो उत्तरी साइप्रस है वह सिर्फ तुर्की की नजर में एक देश है। तो हम जब बात कर रहे हैं साइप्रस की तो हमें क्या पता है कि जो साइप्रस द्वीप है वह एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर वाला जो साइप्रस है उसको तुर्की कहता है, एक अलग देश है, यह जो है कि साइप्रस का भाग नहीं है। जबकि अंतरराष्ट्रीय रूप में या फिर यूनाइटेड नेशन यह मानता है कि जो पूरा भाग है वह क्या है, एक ही देश है। कुल मिलाकर यह जो हमने देखा तो उत्तर और दक्षिण को देख लिया। इसके अलावा आपने दो और क्षेत्र देखे जो कि नीले और रेड कलर में दिखाए गए थे। एक है धेकेलिया और यह क्या है, एक स्वतंत्र क्षेत्र है। यहां पर देश गलत लिखा है, तो धेकेलिया क्या है, एक सॉवरेन क्षेत्र है जो कि जहां पर यूके का सैन्य बेस है। आपको फिर से मैं लोकेशन दिखा देता हूं। तो देखिए आप जो नीला कलर देख रहे हैं ये क्या है, धेकेलिया, जो कि यूके सॉवरेन क्षेत्र है और यहां पर क्या है, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की क्या है यहां पर मिलिट्री बेस है। और ऐसा ही रेड कलर वाला जो एरिया है यहां पर भी है। तो देखा जाए तो दो एरिया में क्या है, जैसा कि उत्तर देखा हमने धकेलिया, दूसरा अक्रोत्री जो दक्षिण में क्षेत्र है यहां पर यूके का सैन्य बेस है। तो 4 भाग इसके हुए ना। और ये जो उत्तर और दक्षिण के बीच में एक ग्रीन लाइन थी, ये टोटल एरिया का 4% है। और यहां पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र की सेना है। संयुक्त राष्ट्र की सेना का मतलब क्या है कि उत्तर और दक्षिण में तनाव है। ये जो तनाव है कई बार हिंसक हो चुका है, इसी के कारण ये जो बीच में एरिया है इसको जो है कि ऐसे एरिया के रूप में कन्वर्ट किया गया है जहां पर ना उत्तर और दक्षिण कोई भी जो है कि सत्ता जो है कि यहां पर अपना दावा ना करे या वहां पर कोई एक्टिविटी ना हो। और इसी की वजह से जो ग्रीन वाली लाइन हमने आपको दिखाया उसमें क्या किया जाता है, कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ये हमने आप समझ लिया। अब इसका जो प्राचीन स्वरूप है विवाद का उसको समझते हैं। दरअसल यहां पर क्या है, इसकी जो लोकेशन है उसके वजह से ये हर सत्ता इस पर नियंत्रण करता आया है। जैसा कि हमने देखा कि यूनानी जो शासक सिकंदर था उसने 333 ईसा पूर्व में इस पर कब्जा किया था और बाद में ये जो क्षेत्र है रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया। और 45 एडी में यहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसका प्रसार आया और मुख्य रूप से वही लोग यहां पर रहने लगे। 1571 में इस पर जो है कि तुर्की का जो उस्मानिया साम्राज्य था, जिसको हम ओटोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, उसने कहा कि नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और उसने क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया। जैसा कि हम बता चुके हैं कि तुर्की ने जब इस पर कब्जा किया उससे पहले यहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी आ चुकी थी और उसी की जनसंख्या ज्यादा थी। जब यहां पर तुर्की ने कब्जा किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी बढ़ने लगी। और जब मुस्लिम आबादी यहाँ पर बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें यहाँ पर सत्ता भी चाहिए। खैर इसी चीज़ को लेकर जो है कि यहाँ पर संघर्ष चलता रहा और एक तरह से 300 वर्ष तक ओटोमन साम्राज्य ने इस पर जो है अपना नियंत्रण किया। लेकिन इसी बीच में आपको पता है कि जो 19वीं सदी है, जिसमें हम 1801 से लेकर 1899 तक के काल को रखेंगे, तो इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटेन है उसकी भी सत्ता पूरे विश्व में फैल रही थी। तो 1800 जो है कि 78 में या 1870 के दशक में ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और इसी के कारण 1878 में ब्रिटिश सरकार और जो ओटोमन साम्राज्य था उनके मध्य एक समझौता हुआ और ब्रिटेन ने कहा या तो हम जो हमारा यहाँ पर मिलिट्री बेस हमको बनाने दो या फिर हम क्या करेंगे, पूरे पे कब्जा कर लेंगे। क्योंकि इस समय तक आते आते जो वो ओटोमन साम्राज्य था वो कुछ कमजोर हो गया था। तो यह समझौता हुआ कि ठीक है, इस पर नियंत्रण क्या रहेगा, ओटोमन
साम्राज्य का रहेगा, लेकिन ब्रिटेन भी अपनी सेना यहां पर रख सकता है। ब्रिटेन को सेना यहां पर क्यों रखना था? क्योंकि उसके पूरे क्षेत्र में क्या थे, यहां से समीप जो अफ्रीका वाला क्षेत्र, एशिया वाला क्षेत्र है, वहां पर उसकी ब्रिटिश कॉलोनियां बनी हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, यह जो ब्रिटेन और जो है कि ऑटोमन साम्राज्य के बीच तनाव बढ़ने लगा और दोनों यह प्रयास करने लगे कि पूरा नियंत्रण उनका हो जाए। इसी बीच आपको पता है कि 1914 में क्या हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और ब्रिटेन इसका फायदा उठाता है, क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय आपको पता है ऑटोमन साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका होता है। तो 1914 में साइप्रस पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो जाता है और 1925 में ब्रिटेन इसको अपना उपनिवेश बना लेता है, जैसा कि उसने अन्य देशों को बनाया था। लेकिन जैसे ही इसको उपनिवेश बनाया तो यहां के जो लोग थे, जो मूलतः ग्रीस से आए लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ब्रिटेन की भी सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे और धीरे धीरे इन लोगों ने आंदोलन, संघर्ष और छापेमार लड़ाइयां प्रारंभ कर दी और अंततः 16 अगस्त 1960, ध्यान दीजिएगा, 1960 को यह यूके से भी स्वतंत्र हो गया। जब यूके से स्वतंत्र हो गया तो अब क्या होना चाहिए, एक देश इसको बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। कारण इसका इतिहास था। इतिहास इस वजह से कि जैसा हमने बताया कि जब तुर्की ने इस पर, ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो उसके बाद से जो मुस्लिम कम्युनिटी वो भी इसकी संख्या बढ़ने लगी। तो हुआ क्या कि 1963 में ग्रीक और तुर्की के समुदाय के जो लोग थे उनमें संघर्ष होने लगा और गृह युद्ध की कंडीशन क्रिएट हो गई। तो इस गृह युद्ध की कंडीशन को समाप्त करने के लिए 1964 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हम अपनी शांति सेना भेजते हैं, लेकिन यहां के लोग कहे कि नहीं, हम शांति सेना मानेंगे नहीं। और इसी बीच में क्या होता है, 1974 में यहां पर एक तख्ता पलट के प्रयास किया जाता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का कहता है कि नहीं, हम जो है कि आपकी सत्ता स्वीकार नहीं करें। इसी बीच में क्या होता है कि तुर्की को मौका मिल जाता है। वो तुर्की कहता है कि हम क्या करेंगे, यहां पर जो तख्ता पलट की घटना हो रही, हम इसको रोकेंगे। तुरंत तुर्की 1974 में क्या करता है, अपनी सेना भेज देता है और सेना भेजने के कारण क्या होता है कि एक तरफ तुर्की की सेना, दूसरे तरफ दक्षिण वाला जो साइप्रस है उसकी सेना, और दक्षिणी वाले साइप्रस के समर्थन में क्या हुआ, ग्रीस की सेना भी सामने आ गई। इस तरह से यहां पर क्या हो गया, तनाव बढ़ने लगा। तुरंत जो है कि यूनाइटेड नेशन जो है वह जो है कि सक्रिय हुआ। उसने कहा नहीं, कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक यह बात हो पाती तब तक तुर्की ने उत्तरी जो साइप्रस वाला जो क्षेत्र अभी मैंने आपको दिखाया, उस क्षेत्र पर वह कब्जा कर चुका था और उसने कहा हम कब्जा छोड़ने वाले नहीं हैं। और वह जो क्षेत्र था, चूंकि उसमें अधिकांश तुर्की भाषा बोलने वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम स्वतंत्र हो गए। और तुर्की ने भी कहा कि यह एक स्वतंत्र देश है आज से, और उसने, तुर्की ने क्या कर दिया, मान्यता प्रदान कर दिया। यूनाइटेड नेशन के पास बात गई तो यूनाइटेड नेशन ने कहा नहीं, यहां पर कोई बंटवारा नहीं होगा, यह एक देश है। और तुर्की ने यहां पर क्या किया है, गलत किया। तुर्की ने कहा कि गलत हो या कुछ भी हो, हम अपनी सेना रखेंगे। उसी समय से उसने 35,000 सैनिक अपने यहां छोड़ दिए और कहा कि इसकी आपको हिफाजत करनी है। सुरक्षा परिषद में बात गई। सुरक्षा परिषद ने कहा कि हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों का एकीकरण करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये दोनों मिल जाएं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। क्यों नहीं होने वाला था? क्योंकि तुर्की की इच्छा यह थी कि नहीं, हम ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे। यूरोपीय देश, अमेरिका, अन्य पश्चिमी देश भी इसका एकीकरण का समर्थन करते हैं। अब आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमेरिका, यूरोपीय देश, एक संगठन है जिसका नाम है नेटो, उसके भाग हैं। तो क्या नेटो जो है कि तुर्की पर हमला करके इस क्षेत्र को अलग नहीं करवा सकता था? आपको यह बताना है कि क्या तुर्की भी नेटो का सदस्य तो नहीं है, जिसके वजह से यह जो विवाद था इस पर जो है कि अमेरिका या अन्य पश्चिमी देश बहुत खुलकर सामने नहीं है। तो आप मुझे इसका कमेंट का ये जो मेरा प्रश्न है, इसको कमेंट में आंसर करके आप बता सकते हैं। कुल मिलाकर यूरोपीय देश, पश्चिमी देश और जो है कि अमेरिका, सभी देश ये चाहते हैं कि इसका एकीकरण हो जाए, लेकिन जो है कि कहता है, तुर्की कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न आएगा कि तुर्की का स्टैंड क्या है? तो तुर्की यह कहता है कि यह एक जो है कि स्वतंत्र देश है और यह जो है कि यहां पर दो समुदाय के अलग अलग लोग रहते हैं। और उसी चीज को उसने फिर कहा है 20 जुलाई, आज जो है कि 22 जुलाई, आपको पता है 20 जुलाई अर्थात 2 दिन पहले 20 जुलाई 2021 को तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोआन ने कहा कि साइप्रस विवाद का तभी हल होगा जब तक कि यह स्वीकार कर लिया जाए कि यहां पर दो सरकारें हैं, दो देश हैं और उनका जो है कि समान स्तर है, अर्थात कोई भी सत्ता किसी के अधीन नहीं है। कुल मिलाकर अर्दोआन ने यह कहा कि जब तक यह पूरा विश्व यह नहीं मान लेगा कि उत्तर वाला जो भाग है वो भी अपने आप में एक स्वतंत्र देश है, उसकी अपनी एक पहचान है, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब जब इस प्रकार की घोषणा हुई तो तुर्की ऐसी बातें पहले भी बोलता है, कोई तनाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन
जो मैंने आपको एक क्षेत्र दिखाया जिसकी लोकेशन मैं फिर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, यह जो बरोसा वाला क्षेत्र है, उसने कहा कि यह जो बरोसा वाला क्षेत्र है, यहां पर अभी कोई एक्टिविटी नहीं होती, निर्जन क्षेत्र है। जैसा कि हमने ग्रीन वाला लाइन जो दिखाया था, उसी ग्रीन लाइन के पास है वर्षो। तो उसने कहा कि जो बरोसा वाला क्षेत्र है, यहां पर क्या है कि हम यहां पर नागरिकों को बसाएंगे, कुछ लोगों को बसाएंगे और वहां पर वह लोग अपनी एक्टिविटी कर सकेंगे। तो यह तो वह हुआ कि जो एरिया नो एक्टिविटी का क्षेत्र घोषित किया गया था, उसमें तुर्की कह रहा है कि अब यहां पर क्या होगा, लोग आके रह सकते हैं, वह अपनी एक्टिविटी प्रारंभ कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह जो क्षेत्र बरोसा वाला, यहां पर तुर्की यह चाहता है कि यहां पर लोग आकर रहें और यहां पर एक्टिविटी प्रारंभ करें। तो इस तरह से यहां पर वह उत्तरी क्षेत्र अपने आप को और सक्रिय करना चाहता है। और इसी के कारण तुर्की के राष्ट्रपति ने संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि साइप्रस की समस्या आज आपके कंधों पर आ गई है और भविष्य में भी रहेगी। दरअसल तुर्की समुदाय के जो नेता हैं, जो तुर्किश वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी वाला, उसके नेता, उन्होंने घोषणा की कि 47 साल से सुनसान पड़े जो बरोसा शहर का लगभग 3.5 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जो उस क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र से नागरिक क्षेत्र में बदला जाएगा, जिससे यहां के लोग अपनी संपत्तियों पर पुनः अधिकार हासिल कर सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर गतिविधियां बढ़ेंगी और गतिविधियां बढ़ेंगी तो दक्षिण वाला भाग क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, फिर से संघर्ष प्रारंभ होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि यहां पर यूनाइटेड नेशन ने एक जो है कि प्रस्ताव लाया था इस संदर्भ में, जिसका प्रस्ताव संख्या 550। जो यूनाइटेड नेशन है, उस यूनाइटेड नेशन का जो सुरक्षा परिषद है, तो उसने प्रस्ताव संख्या 550 में यह कहा था कि यहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। और यह एक्टिविटी इस वजह से नहीं होगी क्योंकि अगर उत्तर या दक्षिण कोई भी भाग करता है तो दूसरा पक्ष क्या करेगा, उसको तनाव क्रिएट करेगा और उस संघर्ष का कारण बन जाएगा। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन ये चाहता है कि दोनों का एकीकरण हो, ना कि कोई किसी क्षेत्र में कोई एक्टिविटी करे। और इसी के कारण जो है कि पूरे विश्व में क्या हो गया, एक तरह का जो है कि भूचाल सा आ गया। भूचाल सा इसी वजह से आ गया कि जब तुर्की ऐसा कहेगा कि हम जो है कि उत्तरी साइप्रस पर हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे, तो क्या दक्षिण वाला जो साइप्रस है, जिसको एक देश के रूप में जाना जाता है, क्या उसके पक्ष में लोग नहीं आएंगे। इसी के कारण जो है कि इसको लेकर जो है कि काफी चीजें होने लगी। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के इस कदम की आलोचना की और उसी के साथ उसने कहा कि नहीं, चूंकि साइप्रस जो दक्षिण वाला ही यूरोपीय संघ का सदस्य है, हम जो है कि ऐसा तुर्की को करने नहीं देंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि बरोसा को आंशिक रूप से खोले जाने के तुर्की के राष्ट्रपति के फैसले से मैं बेहद चिंतित हूं और मैं जल्द ही सुरक्षा परिषद के सदस्यों से बात करूंगा। इजराइल एक कदम आगे बढ़ गया। उसने कहा कि साइप्रस सरकार के प्रति उसने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की और उसने कहा कि वह तुर्की के इस मंशा को पूरा नहीं होने देगा। तुर्की के इस प्लान से उत्तर और चूंकि दक्षिण में तनाव बढ़ेगा और इस तनाव में इजराइल ने क्या कर दिया, अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। आपको पता है कि इजराइल और तुर्की का विवाद कोई नया विवाद नहीं है, तो इसके वजह से अब जो है कि आमने सामने तुर्की और दूसरी तरफ इजराइल आ गए हैं और इजराइल और जो है कि दक्षिणी साइप्रस के समर्थन में पूरा जो है कि एक तरह से पश्चिमी खेमा है। अब इसमें स्वाभाविक है तुर्की का जो समर्थन है वह कुछ गिने चुने देश करेंगे, लेकिन बात यह है कि अगर तुर्की अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है तो इससे क्या होगा, तनाव होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में चाहे वो फिशिंग हो या फिर नेचुरल गैस और ऑयल की खोज हो या फिर यहां पर एक दूसरे देश की नेवी का गश्त हो, उसके वजह से कई बार पहले यहां पर तनाव बढ़ चुका है। और जब तनाव बढ़ चुका है तो ये जैसे जैसे यहां पर एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे इस प्लान को, अर्थात वहां पर एक नया आवासीय क्षेत्र बसाने का, तो उससे तनाव क्या होगा, और बढ़ेगा। प्रश्न आएगा कि भारत का क्या स्टैंड है। तो मैं बताऊं कि तुर्की एक ऐसा देश है जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करता है। इसी के कारण जब भी तुर्की को शांत कराना होता है तो भारत एक ही चीज कहता है कि हम साइप्रस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे। भारत का ऐतिहासिक रूप से यह मांग रहा है कि जो दोनों क्षेत्र है उसका एकीकरण होना चाहिए और हमेशा भारत जो कि दक्षिण वाला जो साइप्रस है उसके साथ अपनी को खड़ा करता आया और इसी के कारण भारत का जो स्टैंड है वह दक्षिणी साइप्रस और तुर्की के साथ तो वैसे भी हमारी ना तो आपकी हमारी बनने वाली है ना बन सकती है, क्योंकि उसका जो है कि एक ही एजेंडा है जहां पर पाकिस्तान जो कहेगा वह उसी चीज को आगे बढ़ाएगा। आज का जो प्रश्न इस टॉपिक से है वह है कि साइप्रस विवाद क्या है जिसके कारण मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। आपको इस पर जो है कि कमेंट करना है, अर्थात इसको लिखकर बताना है 250 वर्ड्स में। आई होप संक्षेप में आप इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।